सभी को जय हिंद, सभी को नमस्कार। उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे ही होंगे। बताइए, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा जो आपकी है वो आपकी कौन थी? चलिए, जवाब आ रहा है डी नंबर। बिल्कुल इजी होना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न आपने हमेशा से पढ़ा है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पाली। ठीक है ना, पाली आपकी है। आते हैं अगले प्रश्न को। और प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है जो कि कह रहा है आपसे यहाँ पर, निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? चलिए, काफी अच्छा प्रश्न आपका है। निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? पर आपका 23 नंबर आपका आ चुका है। याद रखिए, ये आपकी कौन है? तो भरतेश्वर बाहुबली रास कौन सी है? इसका ऑप्शन सी बनेगा, भरतेश्वर बाहुबली रास। ये अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना आपकी है। ठीक है ना। और याद रखिएगा कि पहली सरस कृति है। ठीक है, पहली सरस कृति है आपकी भरतेश्वर बाहुबली रास, जो कि देखा जाए 1184 ईस्वी में आपकी ये ग्रंथ आपका हुआ था। ठीक है, चाहते हैं ये आपके कह सकते हैं जो आपकी रचना की है वो आपके शालिभद्र सूर्य ने, किसने? शालिभद्र सूर्य ने किया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है जो कि आपसे कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? चलिए, यहाँ पर 24 नंबर जवाब देना है। पहले वाला प्रश्न आपके लिए नया था, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं एक प्रश्न दिया गया है जो कि रिपीट कर दिया है। अब इसका यहाँ पर सही जवाब दे सकते हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा 24 नंबर में? तो 24 का ऑप्शन राइट आपका बनेगा यहाँ पर ये नंबर, है ना। अब तो गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है आपसे यहाँ पर, शालिभद्र सूर्य की रचना का नाम बताइए। शालिभद्र सूर्य की रचना का नाम बताइए। चलिए, यहाँ पर देना है सही जवाब कौन सा हो जाएगा? शालिभद्र सूर्य की रचना का नाम बताना है। चलिए, यहाँ पर अब इस प्रश्न का जवाब आप लोग सही दीजिएगा, है ना, क्योंकि कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है और वो क्वेश्चन आपका रिपीट कर दिया गया है ताकि आपको हमेशा याद रहे। ठीक है ना। और आपको जब भी कोई नया प्रश्न होता है उससे 2-3 क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर कह सकते हैं करवा देते हैं। तो ऑप्शन बन जाए आपका यहाँ पर बी नंबर। अब ये तीनों पॉइंट आपको हमेशा याद रहेंगे। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर आपको हो गया। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। और प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है पंच पांडव रचित रास के रचयिता कौन है? पंच पांडव रचित रास के रचयिता कौन है? 26 का जवाब देना है। आ रहा है तो जवाब दीजिए, नहीं तो हम तो आपके पास हैं, है ना। चलिए, पंच पांडव चरित रास के जो रचयिता हैं ये भी आपके कौन है? तो आपके शालिभद्र सूर्य हैं। कौन है आपके? शालिभद्र सूर्य हैं। इसका भी जवाब जो बनेगा वो आपका यहाँ पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य कौन सा है? जितने भी प्रश्न हम आपको कराते हैं ये समझिएगा कि सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं। ठीक है ना, हम बदर से बाहर से नहीं कुछ कराते हैं, जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर इस प्रकार से वन लाइनर क्वेश्चन आपको लेके आते हैं, मतलब एक एक क्वेश्चन लेके आते हैं, इसका मतलब ये क्वेश्चन कैसे हैं? सभी पूछे गए आपके प्रश्न है। ठीक है, चलिए तो बताइए 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य आपकी कौन सी है? तो 27 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ढोला मारू रा दूहा। ठीक है, ये है ऑप्शन आपका डी बनेगा। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य कौन सी थी? ढोला मारू रा दूहा, ये आपकी थी। तो ऑप्शन बनेगा आपका कौन सा? यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, जो कि देखा जाए क्या है, तो एक लोक भाषा काव्य आपका, लोक भाषा काव्य है। ठीक है ना। और आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? चलिए, हमेशा तो सरल प्रश्न आप पढ़ते रहते हैं, सरल प्रश्न तो आप हमेशा पढ़ते हैं। कठिन प्रश्न में अगर डर गए तो फिर क्या मतलब है हिंदी पढ़ने से, है कि नहीं? सरल प्रश्न तो आप हमेशा पढ़ते हैं और कठिन प्रश्न आ जाए तो डर जाओ तो फिर क्या मतलब है आपको? चलिए बताइए यहाँ पर अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? पाणिनि ने, नागार्जुन ने, पतंजलि ने या सरायपा ने? चलिए जवाब देना है और आपका जवाब कौन सा बनेगा? यहाँ पर बन जाएगा सी, आपकी पतंजलि ने। किसने किया था? अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आपकी पतंजलि ने किया था, आपके महाभाष्यकार। ठीक है, किसमें? महाभाष्य लिखा है ना पतंजलि ने, तो महाभाष्य पतंजलि ने किया था, जिससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द से लोक प्रचलित विविध रूप आपका अपभ्रंश ही कहलाया है। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा कौन सा? यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। और प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर अवाहट भाषा से तात्पर्य क्या है? अवाहट भाषा से तात्पर्य क्या है? चलिए परेशान मत होइए, जितने भी आपकी हम करा रहे हैं एक दिन इसका रिवीजन करवा देंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। जितना भी करा रहे हैं हफ्ते में एक बार पूरा का पूरा रिवीजन करा देंगे। 1 घंटा की क्लास में जल्दी जल्दी रिवीजन कराया करेंगे, सब आपको रट जाएगा। अगर पहले से अगर आप सोचो कि आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ लेंगे तो फिर भाई आपकी फिर दिक्कतें हैं। चलिए, अवाहट भाषा से जो तात्पर्य है आपका है क्या? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2018 में। याद रखिए ऑप्शन राइट आपका बन जाएगा ग्रामीण अपभ्रंश से। अवाहट भाषा से तात्पर्य होता है जो आपकी ग्रामीण अपभ्रंश है, इससे संबंधित है। 29 का ऑप्शन राइट यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, अवाहट शब्द जो आपका विकृत है या आपका अपभ्रंश से आपका है, ठीक है ना, जिसे परवर्ती अपभ्रंश कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर। आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे पूछा गया है, अवाहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? अवाहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? शिक्षा, शिखा, शिक्षा, मतलब कह सकते हैं अवाहट में जो शिक्षा बोली जाती है वो किस रूप में बोलेंगे? तो ये बोली जाती है शिक्षा। क्या बोलते हैं? शिक्षा। याद देखिए अवाहट भाषा में जो शिक्षा है इसको हम लोग किस रूप में? शिक्षा के नाम से जानते हैं। तो जवाब बनेगा कौन सा? ऑप्शन का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है राहुल सक्रेतैन के अनुसार
राहुल सकृत्यायन के अनुसार चार्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध आपके कौन हैं? राहुल सकृत्यायन के अनुसार चार्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध आपके कौन हैं? यहाँ पर 31 का जवाब देना है और 31 को ऑप्शन राइट आपका बनेगा, ये है आपका सरहपा। ठीक है, क्या हो जाएंगे? इसका आंसर आपको बनेगा सरहपा। ठीक है, इसका आंसर आपका सरहपा बनेगा। चलिए, कह रहे हैं अधिकांश साहित्यिक इतिहासकार के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? अधिकांश साहित्यिक इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के जो प्रथम कवि हैं वो आपके कौन से हैं? 32 नंबर देना है। तो याद रखिए, इस प्रश्न का जवाब बनेगा, ये है आपका कौन सा? सरहपा है। ठीक है, ये हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, सरहपाद हो जाएगा, सरहपाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं आगे अगले प्रश्न को। कह आपसे यहाँ पर हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरि हिंदी के प्रथम काव्य हैं? देखो, ये प्रश्न भी हमने आपको बताया भी था कि हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरि हिंदी के प्रथम कवि मानते हैं। अधिकांश जो माना है वो सरहपाद को माना है, लेकिन यहाँ पर जो माना है किसने? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरि को हिंदी के प्रथम काव्य माना है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे यहाँ पर सिद्धों का प्रथम कवि किसे कहते हैं? चलिए 34 नंबर बताइए, सिद्धों का प्रथम कवि कौन है? तो इसका जवाब बनेगा आपका ए नंबर, ये है आपके सरहपा। ठीक है, कौन आपके? सरहपा है। जवाब क्या बनेगा? यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। जिसे नहीं आ रहा है तो आप देखते ही जाएंगे तो उद्धार हो जाएगा, है ना। और कठिन समझ के अगर रास्ते में छोड़ देंगे तो उद्धार नहीं होगा। लेकिन हमने बताया है, बहुत बार बताया कि बहुत लोग कोचिंग में नहीं जाते जब कठिन चैप्टर होता है। हमने कहा है कोचिंग में जाइए, सिर्फ बैठे रहिए, ना लिखिए, तब भी आपको उद्धार हो जाएगा। जब टेस्ट पेपर मिलेगा तो आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। ऐसे तो भी क्या होगा, ऐसा लगेगा कि जीवन में पहली बार क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दिया है, तुक्का भी नहीं मार पाओगे। चलिए बताइए, सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? तो ये थे आपके सरहपाद। ठीक है, कौन? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 50% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, हमें पता है कि 50% आप लोग सही जरूर करोगे। चलिए बताइए, सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि जो माना है, किसने माना है? सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है, किसने माना है? अगर आप कठिन प्रश्न से डर जाओगे तो आप तो जानते हो हम सरल प्रश्न लेके आएंगे, तो फिर आप कहोगे कि सर सरल प्रश्न आप करा रहे हो, मजा नहीं आ रहा है। इसलिए कठिन प्रश्न आपके हैं तो थोड़े करते रहिए, वरना हम भी लॉलीपॉप पकड़ना जो होता है सब लोग करते हैं, फिर वैसे हम भी करने लगेंगे दूसरों की तरह, तो फिर आपको भी ऐसा लगेगा कि नहीं टाइम पास हो रहा है। चलिए बताइए, सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। चलिए 36 नंबर में हम चाहते हैं कि एग्जाम में जब बैठे तो आपको कुछ अच्छा रिजल्ट मिले, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन लड़का डी। किसने? अभी हमने बताया है पंडित राहुल सकृत्यायन। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा कि सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो आपके पंडित राहुल सकृत्यायन ने माना है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? यहाँ पर आपसे कह रहा है राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? हम चाहें तो एक एक क्वेश्चन लेके आ जाएंगे, है ना, ऐसे, लेकिन हम आपको 3 क्वेश्चन दे रहे हैं एक ही जैसे, बस घुमा फिरा के, है ना। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा 37 नंबर में। 37 को ऑप्शन आपको हो जाएगा सी नंबर, सरहपा को कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, अब आप सही कर लेंगे। ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला दिया है, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? चलिए बताइए, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? यहाँ पर देना है, सही जवाब कौन सा हो जाएगा? हिंदी का प्रथम कवि आपका कौन है? तो यहाँ पर जवाब बनेगा कौन सा? तो आपके सरहपा, है ना। देखो कितने क्वेश्चन आपने सही कर लिया, 3 ही 4 क्वेश्चन आपने गलत किया होगा, इससे ज्यादा नहीं किए होगे। दोबारा जब रिवीजन कराएंगे तो आप 100% सही कर लोगे, कठिन से कठिन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे, लेकिन रेगुलर रहना जरूरी होता है। चलिए, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, किसने माना है? चलिए यहाँ पर देना है, और आपका जो जवाब बनेगा सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 40 नंबर देना है। 40 का जवाब देना है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? और ये मना है राम कुमार वर्मा ने। किसने? राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, हिंदी का प्रथम कवि माना है। आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है शाहजहां के प्रवर्तक हैं, शाहजहां के जो प्रवर्तक है वो आपके कौन है? शाहजहां के जो प्रवर्तक है आपके कौन है? तो आपके सरहपा ही है। ठीक है, कौन आपके हैं? सरहपा ही हो जाएगा। ऑप्शन बने आपका ये नंबर। जब भी अभी क्वेश्चन आपको मिलेगा दोबारा कि शाहजहां के प्रवर्तक कौन है, तो आप तुरंत जवाब दोगे कि यहाँ पर कौन है? आपके सरहपा है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? पुरानी हिंदी, प्राकृत भाषा अपभ्रंश, या इन्हीं में साहित्यिक अपभ्रंश, या परनिष्ठ? तो याद रखिए, इसका राइट आंसर आपका जो बनेगा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को जो माना है वो माना क्या है? तो आपकी पुरानी हिंदी माना है। ठीक है ना, याद रहेगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना है। ठीक है, इसका आंसर आपका ए नंबर होगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, प्राकृत भाषा हिंदी से आशय क्या है? प्राकृत भाषा हिंदी से आशय क्या है? चलिए यहाँ पर बताइए सही जवाब क्या बनेगा? तो प्राकृत भाषा हिंदी का मतलब होता है यहाँ पर आपकी अपभ्रंश होता है। क्या होता है? अपभ्रंश होता है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर आपका हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहे हैं
सॉरी 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? बताइए भाई, यहां पर दिया है 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? आदिकाल के अंतर्गत रखा है। चलिए 44 नंबर का जवाब पूछा गया है, तो आप जवाब दीजिएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रखा है, जो 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आपके आदिकाल जो रखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रखा है। ठीक है, अगले प्रश्न को करते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? चलिए जल्दी जल्दी दीजिए जवाब, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा था? तो याद रखिए ऑप्शन रेड कब बनेगा? बी नंबर आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। ठीक है ना, और इनकी प्रसिद्धि के कारण इनके द्वारा लिखित उसने कहा था, है ना। हमने बताया था कि इनकी एक कहानी थी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, कौन सी? उसने कहा था। यही कहानी से ये लोग प्रसिद्ध हो गए थे। ठीक है ना, जो कि आपकी कहानी जो आधारित थी वो आपकी उसने कहा था द्वितीय जो विश्व युद्ध था, विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आपकी आधारित थी। ठीक है ना, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? चलिए अब बताइए, पुरानी हिंदी का जो नामकरण किया है वो किसने किया है? अब तो जवाब दे ही सकते हैं, आपको यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपसे गलती होती है तो दूसरे क्वेश्चन में आपको खुशी लाने के लिए, आपके चेहरे में स्माइल लाने के लिए हम डबल क्वेश्चन जरूर करते हैं, ताकि आपको जुनून बना रहे कि नहीं हाँ कठिन तो है लेकिन दोबारा वो रिवीजन होके सरल प्रश्न बन जाता है ना। चलिए तो जवाब यहाँ पर 46 का आ चुका है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन बनेगा बी नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? यहां पर देना है। अब ये थोड़ा सा प्रश्न आपका बढ़ गया है ना, अब आपको बढ़ गया, मतलब यहां पर देखो दिया गया है पुरानी हिंदी का प्रथम, किसके अनुसार? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार। और इन्होंने माना है किसे? तो आपके राजा मंज को माना है, मुंज को, राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ठीक है ना, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, वहीं पर आपने देखा था अभी कि आपके राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना था। ठीक है, राहुल सक्रेतिया ने हिंदी का पहला कवि किसे? सरहपा को माना था, है ना। तो ये क्वेश्चन आपके होते हैं, 2-3 क्वेश्चन आपको घुमा घुमा के देंगे, लेकिन बार बार जब क्वेश्चन वही होगा पढ़ोगे तो बार बार आपको आंसर मिलने लगेंगे। ठीक है, अगला दिया है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? चलिए इस प्रश्न को तो हमने बहुत बार पढ़ाया भी है, प्रैक्टिस सेट में पढ़ाया है ना, कई बार पढ़ाया है कि अपभ्रंश का जो वाल्मीकि कहते हैं वो किसे कहते हैं। चलिए यहाँ पर जवाब भी आ चुके हैं। अब इस प्रश्न का देखो, आप लोग सभी लोग जवाब दे रहे हो, बिल्कुल इजी तरीके से दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? क्योंकि इसके पहले आपने पढ़ा है। ऐसे दोबारा जब रिवीजन होगा तब भी आप जवाब दे पाओगे, है ना। स्वयंभू को कहा जाता है, किसे? स्वयंभू देव, है ना, कभी कभी देव नाम आ जाता है, याद रखिए स्वयंभू देव, जो कि आपकी 8वीं शताब्दी के समय आपके सर्वश्रेष्ठ कवि आपके माने गए हैं। ठीक है ना, और इनकी एक रचना है, रचना जानते हो ना, पौमचर्यु। क्या है? पौमचर्यु, जो कि 5 कांड, कितने कांड है? तो आपके पौमचर्यु में आपके 5 कांड है। कितने? 5 कांड है, और आपके 83 संधियों मतलब 83 सर्गों वाला विशाल महाकाव्य है पौमचर्यु। ठीक है, जो कि अपभ्रंश का आदि काव्य माना गया है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? इसका जवाब दीजिए। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? यहाँ पर जवाब देना है। जवाब बन जाएगा ऑप्शन आपका बी, स्वयंभू हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत अब नहीं होगी दिक्कत। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे पूछा है, स्वयंभू की कृति का नाम बताइए। स्वयंभू की कृति का नाम बताना है। चलिए स्वयंभू की जो कृति है वो आपकी कौन सी है? यहाँ पर 51 का जवाब आ चुका है। करिए इसका ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर डी नंबर। देखो कितना इजी है, बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है, परेशान मत होना, हर चीज इजी लगने लगेगी। लेकिन जब जैसे मान लो आप लोग हाई स्कूल में थे, इसके पहले थे, तो आप लोग हिंदी साहित्य ज्यादा जानते नहीं थे। आप जब बीए आए होंगे तो आप लोग जब और एमए में जाएंगे तो और तो आपका लेवल बढ़ जाएगा। तो जैसा जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे अपने पैर को ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, वैसे वैसे आप लेवल में जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, पौमचर्यु किसकी रचना है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, पौमचर्यु किसकी रचना है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, पौमचर्यु किसकी रचना है। जवाब यहाँ पर आप लोगों का बिल्कुल सही आ गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। आप जवाब दे सकते हैं ऑप्शन सी को, स्वयंभू को। किसे? स्वयंभू की आपकी रचना है, जो कि आपकी 8वीं शताब्दी, कब की? 8वीं शताब्दी की सर्वश्रेष्ठ आपके कवि माने जाते थे। ठीक है ना, जिसमें से अभी हमने बताया 5 आपके क्या थे? 5 आपके कांड थे। 5 आपके क्या थे? तो आपके कांड थे। वहीं पर आपके 83 इसमें सर्ग हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कामायनी, कामायनी किसकी? जयशंकर प्रसाद। तो कामायनी को 15 सर्गों में विभाजित किया गया था, जो कि एक महाकाव्य था। वैसे पौमचर्यु जो आपका है इसको 83 सर्गों में बांटा गया है, जो कि एक ये भी एक क्या है? विशाल महाकाव्य है। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा गया है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? चलिए यहां पर बताइए ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें लिखा गया है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता माता जो आपकी थी सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं?
चलिए यहाँ पर देना है और आपको नहीं पता होगा तो आज आपको पता चलेगा कि यहाँ पर इसका जवाब सही कौन सा हो जाएगा। बहुत अच्छे, याद रखिए आपकी पौमचर्यू में, किसमें, तो आपके पौमचर्यू पे ही ये आपका लिखा गया है, ठीक है, पौमचर्यू में ही लिखा गया है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और बता दिया है कि 5 कांडों में 5 कांड कौन सा है, एक है विदाधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तराखंड में शंभू ने नारी के प्रति व्यवहार का वर्णन इसमें से किया गया है कि नारी का जो कह सकते हैं सम्मान है किस प्रकार से होता है, उसके व्यवहार का वर्णन इन्होंने इस प्रकार से किया है, ठीक है, जो कि एक उदाहरण ले लिया है सीता जी का, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है। चलिए तो यहां पर याद रखिए, ये आपका नया प्रश्न हो जाएगा यहां पर कि लौकिक चरित काव्य माना जाता है आपके भविष्ययत्व कहा, ठीक है, किसे, ऑप्शन बनेगा ए भविष्ययत्व कहा, इसे मानता है लौकिक चरित काव्य माना जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ठीक है। अगर हम आपसे बात करें कि ये लोकप्रिय व्यक्तियों की चरित्र पर आधारित है, ठीक है, याद रखिए जो लोकप्रिय व्यक्ति होते हैं उनके चरित्र पर आधारित, उनके काव्य पर आधारित आपका ये आपका रचित किया गया है, उन पर रचा किया गया है, ठीक है ना, तो ऑप्शन बनेगा कौन सा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। और कह सकते हैं कि इस श्रेणी में धनपाल द्वारा, किसका, धनपाल द्वारा रचित है, धनपाल द्वारा, किसके द्वारा, धनपाल के द्वारा आपका रचित किया गया है, ठीक है, जिसे भक्ति भग कहा गया है। आते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न आपको अभी मिलेगा इसी प्रकार से, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है, ये तो प्रश्न आपने पढ़ा है, अपभ्रंश का भवभूत किसे माना जाता है। चलिए अपभ्रंश का भवभूत किसे माना जाता है, यहां पर देना है जवाब और जवाब हो जाएगा पुष्पदंत को। किसे मानते हैं, ऑप्शन बनेगा बी नंबर कि आपके अपभ्रंश का भवभूत किसे मानते हैं, पुष्पदंत को मानते हैं, किसे मानते हैं, पुष्पदंत को मानते हैं, याद करिएगा, ठीक है, बी नंबर। आते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न आपसे अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है, कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है। चलिए 56 नंबर में जवाब दीजिए और इस प्रश्न का जवाब बहुत इजी है क्योंकि इसके पहले हमने एक ऑप्शन को बता चुके हैं। ऑप्शन हमने आपको बताया था कि जो आपकी यहाँ पर देखो पौमचरी जो थी वो आपकी भी बताया था ना स्वयंभू की, है ना, पौमचरी जो आपको बताया था कि आपके यहाँ पर पौमचरी के बारे में आपको बताया था स्वयंभू की कृति है पौमचरित। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो 3 रचनाएं हैं, महापुराण, जय कुमार चरियु और आपका जसहार चरियु, ये सभी किसकी हैं, तो आपकी पुष्पदंत की है ना, लेकिन जो पौमचरियु है वो किसकी है, तो आपकी स्वयंभू की है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहे कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है। चलिए अब आपके पास एक ऑप्शन आ गया है, कह रहे कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है, तो इसका मतलब है कि इनमें एक अब आपकी ऐसी रचना होगी जो यहाँ पर स्वयंभू की नहीं होगी। चलिए कौन सी, तो यहाँ पर देखो अभी आपने पढ़ा था कि महापुराण, कौन सी, महापुराण किसकी थी, ये आपकी पुष्पदंत की थी, किसकी थी, पुष्पदंत की थी, महापुराण पुष्पदंत की थी। अब यहाँ पर देखो जो दिया है पौमचरियु स्वयंभू छंद, है ना, स्वयंभू से स्वयंभू मिल गया है, यहाँ पर दिया रिट रेम चरियु, है ना, लेकिन उसके पहले क्या था, जय कुमार, मतलब जो आपके पुष्पदंत थे उनकी एक रचना थी, कौन, तो आपकी जय कुमार चरियु थी, लेकिन इसमें क्या दिया है, रिट रेम चरियु दिया है ना। तो अभी आपको यह पॉइंट याद रखिएगा, डी नंबर। आते अगले प्रश्न और प्रश्न आपसे अगला है, कह रहा आपसे यहाँ पर महापुराण के रचनाकार कौन है। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए, आप तो जवाब दे सकते हो, डरना नहीं है। धीरे धीरे जब आप लोग बढ़ोगे ना लेवल को तो आपको लगेगा कि लेवल हमारा बहुत ही अच्छा है और हमारे इस लेवल से आप टीजीटी पीजीटी, है ना, बहुत लोग यहाँ पर कह सकते हैं केवीसी में भी जाते हैं, टेट में जाते हैं, ठीक है, सब में काम आ जाएगा। चलिए यहाँ पर महापुराण के जो रचनाकार है आपके कौन है, जवाब बनेगा ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी, आपके पुष्पदंत हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, पुष्पदंत आपका जवाब बन जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया है। हाँ याद रखिएगा कि अपभ्रंश के दूसरे कवि पुष्पदंत हैं, है ना, याद रखिए अगर क्वेश्चन ये पूछे कि अपभ्रंश के दूसरे कवि पुष्पदंत आपके हैं, ठीक है, इनकी 3 रचनाएं हैं, एक महापुराण हो गया, जय कुमार चरियु हो गई और आपका जसहार चरियु हो गई, ठीक है। महापुराण में देखा जाए तो अनेक घटनाएं आपको चित्रित की गई हैं, ठीक है ना। आते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे दिया गया है कि आपसे यहां पर खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन है। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन से हैं, बताइए कि खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य का जो सृजन किया था वो आपके कौन कवि थे। चलिए कौन कवि थे, तो खड़ी बोली का जवाब जैसे आता है तो आपका जवाब आ जाएगा कौन सा, ए नंबर, अमित खुसरो। कितना इजी है ना। देखो आपने 25 क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो 5 क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, लेकिन 20 क्वेश्चन तो आपको आएगा, इससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो एनर्जी आपको पॉजिटिव रखना है, ठीक है ना। चलिए तो देखो खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन किसने किया था, अमित खुसरो ने किया था, ठीक है, और इस भाषा का इस जो नाम है हिंदवी, है ना, हिंदवी का जो उल्लेख मिलता है इन्हीं की रचनाओं में ही मिलता है। अगर पूछे कि हिंदवी उल्लेख जो आपको मिलता है सबसे पहले किनकी रचनाओं में, तो आपके किसके, अमित
खुसरो की रचना में मिलता है। वैसे देखा जाए तो ये फारसी के काफी बड़े आपके भारतीय कवि थे, है ना, फारसी के आपके काफी बड़े आपके कवि थे। एक क्वेश्चन ये बनता है मुकरी, है ना, याद रखिए मुकरी किसने लिखा, मुकरी, मुकरी लिखने वाले सर्वप्रथम जो प्रयास किया था अमीर खुसरो ने ही किया था। ठीक है, अब भी क्वेश्चन मिलेगा कि मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, तो अमीर खुसरो ने ही किया था। ठीक है, और अमीर खुसरो की जो आपकी रचनाएं हैं तो आपकी पहेलियां भी मिलेंगी, मुकरियां भी मिलेगी, दो सुखने भी मिलेंगी और गजल भी मिलेगा। ठीक है, अभी देखो मिलता है और अभी आपको लगेगा कि 1 मिनट के भाषण में हमने कितने क्वेश्चन सही कर दिया। चलिए, कह रहे मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था, मुकरी लिखने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था। चलिए देखते ही आंसर आपको लगाना है, यहां पर 61 का ऑप्शन आ चुका है सी नंबर। तो अब आपका देखो जवाब हो गया ना, अमीर खुसरो मिल गया। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहे अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है। अमीर खुसरो की जो पहेलियां हैं, इनकी मुकरियां हैं, इनका जो उद्देश्य है वो आपका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो देखिए इनका मतलब होता है क्या, इनका मतलब होता है मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। ठीक है, ऑप्शन बनेगा कौन सा, यहां पर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत बड़े विनोदी थे, बहुत बड़े आपके सहृदय व्यक्ति थे, जनजीवन के साथ कह सकते घुल मिलकर इन्होंने काव्य रचना किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है ना, पहेलियां मुकरियां ये सभी उस समय की आपकी थी। ठीक है ना, एक पॉइंट और बनेगा कि आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि कौन थे, तो आपके यही थे। ठीक है, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि कौन थे, तो आपके अमीर खुसरो ही थे। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर निम्न में से कौन शिलांकित कृति है, निम्न में से कौन शिलांकित कृति है। तो यहां पर याद रखिए ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है, ये जो आपकी है ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, राउल वेल। क्या है, राउल वेल। अब इससे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये समझिए, इसे कितने क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे ये बनेगा कि ये जो आपका है किस प्रकार की है, तो आपकी गद्य और पद्य जो मिश्रित होती है उसे बोलते हैं चंपू काव्य। क्या बोलते हैं, चंपू काव्य बोलते हैं। चंपू किसे बोलते हैं, जो गद्य में हो और आपके पद्य में मिश्रित हो उसे चंपू काव्य बोलते हैं। ठीक है, उसकी सबसे प्राचीनतम हिंदी कृति है। ठीक है, और इसकी रचना जो आप देख सकते हैं क्या, तो आपकी राहुल नायिका के नख शिखर के प्रसंग से वर्णन आपका किया गया है। ठीक है, चलते हैं आगे, आते हैं प्रसाद से पूछा गया है और इसमें जो प्रधानता मिलेगी किसमें, तो आपकी राजस्थानी प्रधानता आपको मिलेगी। आते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न आपसे अगला है, कह रहा है राहुल वेल किस तरह की रचना है। चलिए यहां पर जवाब दीजिए, राहुल वेल किस तरह की रचना है, राहुल वेल किस तरह की रचना है। चलिए यहां पर देना है कैसा बन जाएगा, तो राहुल वेल जो आपकी रचना है, याद रखिएगा ये जो आपकी रचना है कैसी है, तो आपकी जवाब बनेगा यहां पर ऑप्शन आपका कौन है, ए नंबर, बिल्कुल सही है। जवाब देखो आ चुका, कितना इजी हो गया, गद्य पद्य मिश्रित चंपू है। जब भी कभी हो कि गद्य पद्य की जो आपकी मिश्रित होती है उसे चंपू शैली ही बोला जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है, तो ऑप्शन बनेगा कौन सा आपका, ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा आपसे यहां पर निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है। तो ये जो आपका प्रतिष्ठित है कौन है, तो ऑप्शन बनेगा आपका यहां पर आपका बी नंबर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। क्या है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है जो कि व्याकरण के रूप में प्रतिष्ठित है। एक राजा थे आपके कौन, महाराज गोविंद चंद्र। ठीक है, महाराज गोविंद चंद्र के सभा में एक थे पंडित दामोदर शर्मा। कौन, पंडित दामोदर शर्मा। किसके दरबार में, तो महाराज गोविंद चंद्र के सभा में पंडित दामोदर शर्मा थे जिन्होंने 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना किया था। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह ग्रंथ है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह ग्रंथ है। ये जो ग्रंथ है वो कैसा है, तो ये एक व्याकरण है। क्या है भाई, ये एक व्याकरण है, याद रखिए ये जो आपका है कैसा है, एक व्याकरण है। ठीक है, व्याकरण है, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब हिंदी व्याकरण की ओर उस समय ध्यान दिया जाने वाला यही एक पुस्तक सिद्ध हुई थी। ठीक है, जो हिंदी व्याकरण की ओर ध्यान दिया था। वैसे सभी लोग गद्य की ओर पद्य की ओर समय ध्यान देते थे, लेकिन ये उक्ति व्यक्ति जो आपका प्रकरण था इसने व्याकरण की ओर से ध्यान दिया था। ठीक है, जो 12वीं शताब्दी के समय। आते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न आपसे पूछा गया है जो कि आपसे कह रहा है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है। चलिए अब दीजिए जवाब, अभी देखो हमने बताया था, तो आप जवाब दीजिए कि उक्त व्यक्ति प्रकरण का जो रचनाकार है वो आपको कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, दामोदर शर्मा, है ना। कौन है आपके, तो आपके पंडित दामोदर शर्मा जो कि महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे। ठीक है, तो आते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है, कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है। तो ये आपकी कौन सी हो जाएगा, तो व्याकरण के मामले में कौन है, तो उक्त व्यक्ति प्रकरण है जो कि आपकी व्याकरण ग्रंथ है। कितना इजी हो गया, अगर हम आपको 2-3 पॉइंट बता देते तो समझिए कि आपका वो क्वेश्चन सरल हो जाएगा, उससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके सरल हो जाएंगे। चलिए बताइए इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है। तो आदिकाल की अगर बात करते हैं तो आपका जवाब बनेगा यहां पर ऑप्शन ए नंबर, ब्रज भाषा। ठीक है, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है, तो आपकी ब्रज भाषा है। ठीक है, एक आपके थे डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर नागेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि काव्य रचना की 2 महत्वपूर्ण शैली थी, आदिकाल के विकास में हुआ था। ठीक है ना, तो यहां पर आपको याद रखना है ऑप्शन बने कौन सा, यहां पर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है।
चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? चलिए यहां पर देना है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? तो यहां पर आपका डी आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो रासो साहित्य का दूसरा नाम है चारण साहित्य, है ना। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा? यहां पर आपका डी हो जाएगा। हमने आपको कल बताया था कि डॉक्टर गियर्सन एवं डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को चारण काल का नाम दिया है ना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को, और प्रश्न से अगला पूछा गया है। यहां पर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? कौन 84 सिद्धों में नहीं है? तो ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि नया है ना, कोई बात नहीं, नया है तो आपके लिए पुराना कर देंगे अभी। तो देखो यहाँ पर 84 सिद्धों में आप सबका नहीं है, कौन नहीं है? तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर आपका 80 नंबर सारंगधर, ठीक है। कौन आपका? सारंगधर, ये आपकी 84 सिद्धों में आपका नहीं है। वहीं पर आपका विरूपा, कल्हपा और आपका कुकुरिपा, ये सभी आपके 84 साहित्य में आपके आते हैं, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न को, और प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? चलिए अब जवाब दीजिए, इस प्रश्न का जवाब आप लोग सही देंगे। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो अब इसका जवाब हो जाए क्या? तो आपका 84। याद रखिएगा कि जो अगर पूछे सिद्धों की संख्या में आपका, तो आपने देखा क्या, तो आपका सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो आपकी 84 मानी जाती है। जवाब बनेगा कौन सा? यहाँ पर आपका ए हो जाएगा 84, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है आदिकाल में जिस प्रकार का साहित्य लिखा जाता था वो आपका कैसा साहित्य था? देखो आदिकाल में जो साहित्य लिखते थे, वैसे सबसे पहली बात ये होती है कि आदिकाल में जितने भी आपके कवि थे वो राजाओं के आश्रम में थे, कहीं ना कहीं राजा के दरबार में लिखते थे, उनके बारे में लिखते थे, तो राजा के आश्रित में ही हुआ करते थे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इन्होंने जो लिखा है साहित्य लिखा जाता था किस पर? तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जनजीवन से, है ना, किससे? आपका जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन होता था। तो आपका पॉइंट वही आ गया ना कि मतलब राजाओं के बारे में लिखा करते थे, क्योंकि राजा पर आश्रित रहते थे, राजा के दरबार में रहते थे, उन्हीं की बातों को मानते थे, वो जैसा बोलते थे वैसा ही लिखते थे। कभी आपने देखा नहीं होगा कि राजा की बुराई किसी ने कभी ने किया हो, दूसरे ने जरूर आलोचना किया होगा लेकिन उसने नहीं किया होगा, है ना। सभी को हैप्पी होली भाई, सभी को हैप्पी होली। चलिए आते अगले प्रश्न को, प्रश्न आपसे अगला है। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? बताइए भाई, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? रासो ग्रंथ किस भाषा में? तो शायद हमने इस प्रश्न को कल भी बताया था कि जो आपके रासो ग्रंथ वो आपकी ब्रज भाषा में कैसे हैं? तो रासो ग्रंथ जो लिखे गए हैं वो आपके कैसे हैं? ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। हाँ, अगर ये पूछे शैली कैसी रही है, शैली कैसी रही है, तो शैली जो आपकी थी वो आपकी डिंगल और पिंगल शैलियां थी, ठीक है ना। याद रखिए अगर पूछे भाषा तो आपको बताना है ब्रज भाषा, लेकिन शैली पूछे तो आपको बताना है डिंगल और पिंगल आपकी शैली में लिखी गई है। देखा जाए तो आपके राजस्थान की परंपरा के अनुसार पृथ्वीराज रासो की रचना आपकी ब्रज भाषा में ही की गई है, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। वीर गाथा काल रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो 100% सही कर देंगे। देखिए कह रहा वीर गाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं किया गया है? नहीं किया गया है। तो पहला दिया आश्रय दाताओं का अतिरंजन पूर्ण वर्णन, ये तो आपका सही है, क्योंकि जब किसी राजा के यहाँ पर आश्रय रहेंगे मतलब उन पर रहेंगे तो उनका वर्णन तो करेंगे ही करेंगे। अगला इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, ये भी करेंगे, जब रहे तो उनका इतिहास लिखेंगे। फिर यहाँ पर दिया गया कृष्ण लीला का प्रतिपादन, तो भाई इस समय कृष्ण लीला का कोई प्रतिपादन आपका नहीं था, है ना, इस समय कृष्ण लीला का कोई प्रतिपादन नहीं था। वहीं पर डी नंबर युद्धों का सजीव और गत्यात्मक वर्णन, इस समय जो राजा हुआ करते थे उनके युद्ध के बारे में, उनके पराक्रम के बारे में अच्छे से लिखा करते थे। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि पहला सही है, दूसरा सही है और आपका चौथा सही है, लेकिन तीसरा जो आपका पॉइंट लिखा है ये रासो काव्य में या वीरगाथा काल के समय कृष्ण लीला का प्रतिपादन इस समय नहीं होता था, है ना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को गियर्सन ने क्या नाम दिया है? देखो जो आपका समय दिया है 1400 ईस्वी से स्टार्ट होता है और आपके 700 से स्टार्ट होता है 1400 ईस्वी तक आपका जो समय है, इस कालखंड को गियर्सन ने जो कहा है वो कौन सा नाम दिया है? तो हमने इसको पहले भी बता चुके हैं। गियर्सन के अनुसार इस समय को जो बोला गया है वो बोला गया आपका चारण काल, है ना, चारण काल बोला गया है। इसका राइट आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने इसके पहले वीडियो में अगर देखा है तो इसमें आप सही कर ले रहे हैं, है ना, आपको भी अच्छा लगता होगा और हमें भी लगता है कि नहीं हमने कुछ सिखाया आपको, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। बीसल देवरासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? बीसल देवरासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? चलिए बीसल देवरासो में, तो ये थोड़ा सा आपको नया लगेगा लेकिन याद रखिएगा कि बीसल देवरासो है, इसके पहले आपका था रासो, है ना, इसके पहले था आपका कि रासो ग्रंथ किस ग्रंथ में लिखे गए हैं? तो आपकी ब्रज भाषा में। लेकिन जो आपका बीसल देवरासो है ये लिखेगा है गेय, किसमें? तो आपके गेय काव्य में लिखा गया है, ठीक है। बीसल देवरासो किसमें? तो आपके गेय काव्य में लिखा गया है। इसके रूप में परिवर्तन होता है। यह जो आपका है किस पर है? तो आपके प्रेम पर आधारित है, श्रृंगार पर आधारित आपका यहाँ कह सकते हैं काव्य है, ठीक है। जिसमें आपने नाम सुना होगा भोज, भोज जो परमार की पुत्री थी राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसल देव तृतीय के विवाह का वर्णन इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर आपसे कह रहा है बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? बीसल देव रासो के रचनाकार कौन से हैं?
चलिए यहाँ पर देना है, पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, ठीक है। और जो लोग जुड़ रहे हैं उनको सभी को हैप्पी होली, जो लोग ऑफलाइन भी देख रहे हैं उनको भी हैप्पी होली, ठीक है। और चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका पूछा गया है आपका कौन, बीसल देवरासो के रचनाकार कौन है, बीसल देवरासो के रचनाकार कौन है। तो जवाब बिल्कुल दे सकते हैं कि उनकी आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि आपके कौन, तो आपके नरपत नाल कौन थे भाई, नरपत नाल थे, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, ठीक है। आगे प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, बीसल देवरासो में बीसल देव की पत्नी कौन थी, बीसल देवरासो में बीसल देव की पत्नी कौन थी, बीसल देव की पत्नी कौन थी। तो अभी हमने आपको हल्का से बताया था, भोज परमार की पुत्री राजमती, क्या बताया था, राजमती, है ना। तो जवाब क्या बन जाएगा, ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर, राजमती थी, जो कि आपके भोज परमार की क्या थी, पुत्री थी, ठीक है। और अजमेर चौहान राजा बीसल देव तृतीय से के विवाह आपका किया गया था। आते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, बीसल देव रासो के रचयिता कौन है, बीसल देव रासो के रचयिता कौन है, बीसल देव रासो के रचयिता चंद्रबरदाई, जगनिक, नरपतनाल या स्वयंभू, कौन हो जाएंगे। तो बीसल देवरासो नरपतनाल, है ना। जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये प्रश्न तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बिल्कुल इजी लग रहे होंगे, कठिन आपके नहीं है। चलिए, निम्नलिखित रासो ग्रंथों में से कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है। चलिए बताइए, रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य है या श्रृंगार काव्य है। तो अभी हमने बताया सभी जो आपके थे आपकी ब्रजभाषा में थे, लेकिन यहाँ पर जो आपका कौन सा है, यहाँ पर आपका कौन सा है, तो कह सकते हैं कि आपका जो आपका बीसल देवरासो है ये एक प्रकार का काव्य कैसा है, तो एक प्रेम काव्य है, श्रृंगार काव्य है, ठीक है। अदर जो आपके रहे हैं वो कैसे रहे हैं, ब्रजभाषा से आपके संबंधित रहे, ठीक है। और ये जो आपका रहा है बीसल देवरासो, ये कैसा रहा है, तो आपका गेय काव्य से रहा है, किससे, गेय काव्य से संबंधित रहा है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय बीर रस न होकर श्रृंगार रस रहा है। देखो क्वेश्चन आपका घुमा फिरा के पूछ रहा है, बात वही है लेकिन घुमा फिरा के पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय बीर रस नहीं होकर श्रृंगार रस रहा है। क्योंकि इसके पहले भी जितने भी आपके रासो ग्रंथ रहे हैं, है ना, वो सभी बीर रस से यहाँ पे परिपूर्ण रहे हैं, क्योंकि राजा के दरबार में रहे हैं तो वो हमेशा बीर रस की बात करेंगे। लेकिन इसमें एक आपका ऐसा रासो है जो आपके बीर रस को नहीं, वो प्यार को श्रृंगार रस पे परिपूर्ण आपका है। जवाब यहाँ पर आ चुका है। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। पूरे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो आपके बन चुके हैं, और इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे और आपके क्वेश्चन में रट गया होगा, ठीक है। बीसल देव रासो। चलिए आज से अगला प्रश्न पूछा गया है, राजमती से रूटकर बीसल देव कहाँ गया था। चलिए तो भाई जब आपने पढ़ा होगा, है ना, आपने पढ़ा होगा एमए में, तभी तो जवाब दे सकते हैं। अगर अच्छे से आपने पढ़ा होगा तो एमए में आपने पढ़ा होगा तो जवाब दे सकते हैं, नहीं पढ़ा होगा तो आज आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो राजमती से रूटकर बीसल देव कहाँ गए थे, तो आपके उड़ीसा में गए थे, ठीक है। कहां पर गए थे, आपके उड़ीसा में चले गए थे, उड़ीसा में चले गए थे, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न होकर, ठीक है। उड़ीसा मतलब देखा जाए तो अब उड़ीसा आपका बोला जाता है। और 12 वर्ष तक राजमती उसके विवाह से दुखी रहती, कितने, तो आपके 12 वर्ष तक उसके विवाह से दुखी रहती थी, ठीक है। वह राजभवन की दीवारों को कोसती हुई वन में रहने की कामना करती थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से याद रखिए, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न आपसे अगला है, किस रासो ग्रंथ को आला खंड के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न को आप सही कर सकते हैं क्योंकि इसके पहले आपने पढ़ा है ना। तो किस रासो ग्रंथ को आला खंड के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, नरपतनाल का बीसल देव रासो, जगनिक का परमाल रासो, दलपत का विजय का खुमार रासो। चलिए जवाब देना है और उम्मीद है कि सभी का जवाब सही आना चाहिए। चलिए बिल्कुल सही जवाब आ गया है, ऑप्शन आपका सही आ रहा है सभी का। जगनिक का परमाल रासो ये आपको कह सकते हैं आला खंड के नाम से जाना जाता है, किसके, आला खंड के नाम से जाना जाता है। और याद रखिए महोबा में, उत्तर प्रदेश में एक यूपी में एक जगह पड़ती है महोबा, नाम सुना है सभी ने, महोबा तो आपने नाम सुना होगा। महोबा जो उत्तर प्रदेश के वीर आलाखंड और उदल की वीरता की गाथा, उत्तर प्रदेश के अवध और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय आपकी गाथा रही है, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न से अगला पूछा गया है, कह रहा उत्तर प्रदेश में आलाखंड का नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है। चलिए क्वेश्चन देखो वही पूछा गया है जिसके बारे में हमने बता दिया है, ताकि आप उस पर फोकस करें, आप उस पर जवाब देने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए तो उत्तर प्रदेश में आलाखंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है। हम्मीर रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या कुमार रासो, कौन सा जवाब बनेगा। तो आपका है परमाल रासो। कौन है भाई, परमाल रासो ग्रंथ है जो कि आला खंड के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है ना। और आला उदल की वीरता का वर्णन यहाँ पर आपका किया गया है। आते हैं अगले प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, आला और उदल के चरित्र को वीरगाथात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि कौन है। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं आला और उदल की वीरता का जो काव्य में वर्णन किया है, उनका रचना किया है, वो किसने किया है, कौन से कवि है जिन्होंने रचना किया है। तो जवाब क्या बनेगा, जवाब बनेगा जगनिक का परमाल रासो, है ना। तो आपका जवाब हो जाए कौन सा, सी नंबर, जगनिक। इन्होंने एक बताया ना किसमें, परमाल रासो में जो वर्णन है किसका है, तो आपके आला और उदल का है। तो कुल मिला के हम लोग बोल सकते हैं कि जगनिक के परमाल रासो ग्रंथ में आलाखंड, ये कह सकते हैं आला और उदल के जीवन चित्रण के बारे में दिया गया है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, आलाखंड का दूसरा नाम क्या है। चलिए बताइए, इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल सभी का आना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन आपके 3 से 4 बार रिपीट हो जाए तो गलती होने के चांस नहीं होना चाहिए। और अगर होते तो इसका मतलब है कि आपका जो कंसंट्रेट है वो आपकी पढ़ाई पर नहीं है, वो आपको कहीं दूसरी जगह लगा होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखो किसी किसी का तो गुजिया में लगा होगा, और कुछ लड़के होंगे जो क्या वो बोलते हैं,
होली में वो ठंडाई पी लेते हैं, ठंडाई में लगा होगा। कुछ लोग तो भांग के नशे में होंगे, सबके नशे में होंगे, है ना। चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ी देर में भांग उतर जाएगा। चलिए बताइए आला खंड का दूसरा नाम क्या है? आला खंड का दूसरा नाम, चलिए यहाँ पर जवाब आ गया है 90 का सभी का आ रहा है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कौन सा? ए नंबर। बहुत अच्छी बात है कि जवाब ए नंबर बिल्कुल सही है, परमाल रासो हो जाएगा, है ना। पहली बार किसी का गलती हो रहा है, परेशान मत होइए, पहली बार गलती हो रहा तो हो जाने दीजिए, लेकिन बार बार गलती मत करिए, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन हम आपको डेली ले आते हैं एक ही क्वेश्चन के, ताकि आप उस पर फोकस कर सकें। क्योंकि हमें पता है एमए के पेपर जो होते हैं ईमानदारी से कोई देता नहीं है, ईमानदारी से पेपर कोई नहीं देता है। पैसे जमा होते हैं और इसके बाद वहां पर पूरी की पूरी कापियां ली जाने देते हैं, सेंटर पे लिखते हैं, बैठ के बढ़िया भयंकर लिखाई करते हैं, जितना ज्यादा लिख लो उतने ज्यादा नंबर, है ना। लेकिन पेपर के दिन ही पढ़ते हैं, इसके पहले नहीं पढ़ते हैं, तो वही दिक्कतें बाद में आती हैं, है कि नहीं। चलिए ये सबके साथ होता है और यही हमारे साथ भी हुआ है, ये हमारे साथ भी हुआ था, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि इधर तैयारी करेंगे कि भाई एमए के पेपर देंगे, तो ये सबके साथ होता है, कोई बात नहीं है। चलिए जब समय आता है तो अपने आप में बदलाव करना ही पड़ता है, ठीक है। चलिए बताइए, यहाँ पर दिया है आला और उदल। आला और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाई का वर्णन जो मिलता है वो किस पर मिलता है? चलिए बताइए। तो 92 का जवाब क्या बनेगा? 92 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, परमाल रासों में, है ना, परमाल रासों में। अब इतने क्वेश्चन आपके हो चुके हैं कि आप परमाल रासों को तो भूल ही नहीं सकते हो, पूरे पूरा बता सकते हो परमाल रासों कौन थे। चलिए बताइए परमाल रासों के लेखक कौन है? चलिए एक क्वेश्चन और आपका आ चुका है, परमाल रासों के जो आपके लेखक है वो आपके कौन से हैं? चलिए यहाँ पर दे रहे हैं सही जवाब कौन सा हो जाएगा। जो लोग जुड़ते जा रहे हैं लाइक शेयर करते रहिए, जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं वो लोग भी यहाँ पर शेयर करते रहिए और यहाँ पर लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए आपका जवाब आ चुका है 94 नंबर। परमाल रासों के लेखक कौन से आपके हैं? जगनीक हो जाएगा, है ना। अब आपकी गलती नहीं होगी। चलिए आते अगले प्रश्न, प्रश्न आपसे अगला है, आला और उदल किस राजा के सामंत थे? चलिए बताइए, आला और उदल किस राजा के सामंत थे? चलिए किस राजा के सामंत थे? तो भाई यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके परमाल, है ना, बात वही हो रही है, तो आपका यही हो जाएगा, है ना, कि आला और उदल परमाल के दरबार में सामंत थे, जिनकी वीरता का वर्णन जगनीक ने परमाल रासों में किया गया है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है कि आपसे वीर गाथा काल के प्रसिद्ध काव्य, प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? याद रखिए वीर गाथा काल में जो प्रसिद्ध प्रबंध काव्य था, इस प्रबंध काव्य का नाम क्या है? चलिए वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का जो नाम है क्या हो जाएगा? तो याद रखिए वीर गाथा काल दिया गया है जो कि आपका पृथ्वी राज रासो, कौन सा है भाई? पृथ्वी राज रासो, ठीक है ना, पृथ्वी राज रासो, जिसमें कह सकते हैं कि आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य, है ना, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। और बताया गया है कि पृथ्वीराज जो आपके कह सकते रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि प्रथम काव्य है और इसके रचयिता है कौन? चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है ना, किसने? रामचंद्र शुक्ल ने माना है, ठीक है। पृथ्वी राज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध है, 4 संस्करण है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? चलिए देखो, हमने अगर 1 मिनट का अगर हम बोलते हैं किसी पॉइंट पर, तो ये समझिए कि उस पॉइंट से कम 5 क्वेश्चन बनने वाले हैं, 5 क्वेश्चन। चलिए रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? चलिए देखो कितनी अच्छी बात है कि आपने हमारी बात को सुना, और जब बात को सुना है तो कम से कम आप जवाब भी बिल्कुल दे रहे हैं फटाफट। तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, है ना, चंद बरदाई, क्योंकि चंद बरदाई ने तो आपको कह सकते रचित किया है कि नहीं। चलिए आते अगले प्रश्न, कोई प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। देखो कितना भी आपको कठिन लगता हो, अगर हम यहाँ पर एक बार बता देंगे और दोबारा आप टेस्ट पेपर जब लगाओगे ना तो 100% सही करोगे, 100%, 99 नहीं 100% सही करोगे। लेकिन आपको देखना पड़ेगा, समय स्पेंड करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए पृथ्वी राज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक कौन है? पृथ्वी राज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल या रामविलास शर्मा? कौन बनेगा? चलिए कौन सा बनेगा? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है और कोई संशय नहीं है, आपने जवाब लगाया है और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। आते अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है पृथ्वी राज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है? पृथ्वी राज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है? और ये देखो आज का प्रश्न नहीं है, ये आप हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, हमेशा पढ़ते आ रहे हैं। कौन है? तो आपके चंद बरदाई, है ना, चंद बरदाई। एक दिन हमने कहानी इनके बारे में बताया था कि इनका जो जन्म हुआ था लगभग 21 समय में हुआ था, है ना, 21 दिन हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई तो वो भी आपकी आपस में ही इनको कह सकते हैं कि मार दिया था। एक मतलब एक कहानी बताई गई कि आपस में मार के करके मर गए थे, ठीक है ना। चलिए बताइए हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? कामायनी, साकेत, रामचरितमानस या पृथ्वी राज रासो? चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? चलिए बिल्कुल सही जवाब आ गया है, कह रहा ऑप्शन डी होगा, पृथ्वी राज रासो, बिल्कुल जवाब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है कि पृथ्वी राज किसके प्रति अनुरक्त था? चलिए अगर हमने आपको हिस्ट्री पढ़ाया था, हिस्ट्री के वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, हमने बोर्ड के माध्यम से बताया है, हर एक पॉइंट हमने बताया, उस पर अगर आपने फोरकास्ट किया होगा, अगर पढ़े होंगे तो आप ऐसे प्रश्नों को तुरंत लगा देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं पृथ्वी राज किसके प्रति अनुरक्त था? अनुरक्त मतलब होता है प्यार, प्यार मतलब क्या था? पागल हो गया था, है ना। तो यहाँ पर याद रखिए कौन सा हो जाएगा? संयोगिता, बिल्कुल सही जवाब है, आपने संयोगिता पढ़ा भी होगा। और जो आपकी कौन थे? तो आपके कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री थी संयोगिता, और इन्हीं के प्रति क्या था? अनुरक्त था। और संयोगिता भी कह सकते हैं पृथ्वीराज पर अनुरक्त थी, है ना, दोनों आपस में मर मिट गए थे।
और कह सकते हैं पृथ्वीराज के बढ़ते हुए उत्कर्ष को जयचंद्र सहन न कर सका था और मन ही मन उसमें द्वेष लगा दिया था, है ना। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा संयुक्ता का घोड़े पर बैठाकर दिल्ली भी ले आया था पृथ्वीराज चौहान, मतलब भगा लाया था, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। देखो ये आज की बातें नहीं है, पहले से बातें होती थी तो आज तो फिर नॉर्मल हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। जब पहले से ही हो रहा था तो अब तो फिर कोई सिंपल सी बात है ना। अब तो कलयुग ही चल रहा है। चलिए बताइए पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन थे? चलिए बताइए, कह रहा पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन थे? 108 नंबर। तो यहाँ पर 108 नंबर आपसे पूछा गया है, तो याद रखिएगा ये है ऑप्शन बी सोमेश्वर। कौन है भाई? तो पृथ्वीराज रासो में जो पृथ्वीराज के पिता थे उनका नाम क्या था? तो आपका नाम था क्या? तो आपका सोमेश्वर था। क्या नाम था? सोमेश्वर था, सोमेश्वर, ठीक है। इसका जवाब बनेगा कौन सा? बी नंबर आपका हो जाएगा सोमेश्वर, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। देखो पृथ्वीराज चौहान के पिता थे, ठीक है ना। आते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखो अभी जितनी भी रचनाएं हमने बताया है उन्हीं रचनाओं को मिलान करना है, कोई नई आपकी नहीं है, बिल्कुल वही आपका है। देखो बीसल देवरासो, बीसल देवरासो बताइए, बीसल देवरासो, तो बीसल देवरासो नरपतिनाल हो जाएगा, नरपतिनाल हो जाएगा, इसका 2 बन जाएगा। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई हो जाएगा, इसका चंद्रबरदाई हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। परमाल रासो की बात करते हैं तो जगनिक हो जाएगा, जिसमें आला उदल के बारे में बताया गया है, इसका फर्स्ट हो जाएगा। खुमार रासो की बात करें तो दलपत विजय की हो जाएगा, जो कि आपका एक बचा है, तो इसका आपका तीसरा हो जाएगा, है ना। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3 कहां पर है? ऑप्शन आपका बी दिया गया है ना, 2 4 1 3 आपको कहां पर है? बी नंबर। देखो कितना इजी हुआ था, है ना, बिल्कुल इजी है, बस पढ़ना है, रेगुलर रहोगे तो हम इतनी गारंटी ले रहे हैं कि हिंदी जो ग्रामर है, ग्रामर में गलती कर दोगे लेकिन इसमें गलती नहीं होने देंगे, बस आपको समय देना होगा कम से कम 1 महीना, ठीक है। चलिए पूछा गया है खुमान रासो का रचयिता कौन है? खुमान रासो का रचयिता कौन है? चलिए खुमान रासो तो अभी नहीं पढ़ा आपने कि खुमान रासो कौन थे? तो खुमान रासो थे दलपत विजय, है ना, अभी नहीं पढ़ा था लेकिन मिलान करने में तो पढ़ लिया है कि नहीं पढ़ लिया है। तो खुमान रासो हो जाएंगे कौन? तो आपके दलपत विजय हो जाएंगे, ऑप्शन बने आपका डी नंबर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है खुमान रासो के रचयिता कौन है? खुमान रासो के रचयिता कौन है? कुमार रासो के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पर रचयिता आपके बनेंगे 111 नंबर में ए नंबर आपके दलपत विजय हो जाएंगे। अब ये भी प्रश्न आपको रट गया होगा, है ना, रट गया कि नहीं रट गया है? चलिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और इस प्रश्न को हमने देखो बताया भी है ना, इस प्रश्न को देखो बताया, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल का जो समय सीमा है वो आपकी कितनी थी? आदिकाल की समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, तो देखो यहाँ पर हमने बताया था 1050 जो आपका दिया गया 1050 लेके कहां तक? 1375 समय को कहा गया है, ठीक है। ए नंबर आपका राइट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन वीरगाथा काल की रचना नहीं है? वीरगाथा काल का रचना नहीं है, यहाँ पर आपको देना है। चलिए यहाँ पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 115 नंबर में, 115 नंबर में। तो याद रखिए संदेश राशक है, जय मयंक जस चंद्रिका है, जस चंद्रिका से पता चल गया कि ये भी आपकी है ना। फिर अहला खंड है, ये भी आपके वीरगाथा काल से है। लेकिन यहाँ पर भक्तमाल कौन सा दिया गया है? भक्तमाल 115 नंबर में जो भक्तमाल है ये आपकी वीरगाथा काल की रचना नहीं है, ठीक है ना। आज अगर हम आपसे बोले कि भक्तमाल जो आपके हैं ये भक्ति काल के कवि थे, कब के थे? तो आपके भक्ति काल के थे, तो भाई भक्ति काल के हैं तो वीरगाथा काल कैसे हो सकते हैं, है ना। और इसकी रचना किया किसने? भक्तमाल ने किया है, ठीक है, याद रहेगा। और कह सकते हैं कि भक्तमाल का एक टीका आया था 1712 में, 1712 ईस्वी में लिखी गई थी, जिसमें से देखा जाए तो आपके 200 भक्तों का चरित्र के बारे में 316 कह सकते छप्पयों में वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न को, और क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको समझ में आएंगे। क्या है इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? अब ये बताइए इनमें से कौन सी रचना है जो आपके आदिकाल की है? चलिए यहां पर देना है सही जवाब कौन सा हो जाएगा? चलिए यहां पर देना है, और 117 का ऑप्शन कौन सा बनेगा? यहां पर बने, देखो सूरदास तो आपके होंगे नहीं, सूरदास के तो आपके है नहीं है, तो ऑप्शन बी यहां पर देखो विद्यापति पदावली। कौन है भाई? विद्यापति, है ना, विद्यापति जो पदावली है ये आपके हो जाएंगे, ऑप्शन यहां पर बनेगा बी नंबर आपका हो जाएगा। वहीं पर देख सकते हैं कि आपके सूरदास, है ना, और आपके बीजक, भ्रमर गीत ये क्या के हैं? तो आपके सभी कैसे हैं? आपके भक्ति काल की रचनाएं हैं, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे यहाँ पर आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है? आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है? चलिए यहां पर देना है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है? चलिए यहां पर शांत रस है, हास्य रस है, करुण रस है, या वीर रस है? तो हमने आपको बताया था कि आदिकाल में सिर्फ और सिर्फ क्या होता था कि जमीन के बारे में लड़ाई, स्त्री के बारे में लड़ाई, और जब लड़ाई होगी तो उत्साह होगा, और उत्साह होगा तो वीर होगा। मतलब कह सकते हैं उस समय जो भी होता था वो वीर रस होता है। ऑप्शन बनेगा कौन सा? डी नंबर आपका हो जाएगा, है ना, वीर रस, जो कि सभी का जवाब बिल्कुल सही है। आते अगले प्रश्न, कोई प्रश्न आपसे अगला है, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? नया प्रश्न आपको लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, अभी सभी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा विद्यापति ने ग्रंथों की रचना किया है कितने? तो आपके 14 ग्रंथों का, ठीक है, कितने? तो आपके 14 प्रकार के ग्रंथों की इन्होंने कुल रचना आपका किया गया है। इनमें से देखा जाए तो आपके गुरु जैसे पुरुष परीक्षा है, लिखावनी है, शैर है, गंगा है, ठीक है, मतलब ढेरों आपकी है, उसमें से आप कितने हैं? 14 ग्रंथों को आपको किया है, ठीक है।
आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला दिया गया है कि विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं। चलिए, विद्यापति के जो पद हैं वो किस भाषा में आपके रचे गए हैं। तो आपने कोकिल, कोकिल नाम सुना था, मैथिल कोकिल आपने नाम सुना होगा, हमने आपको पढ़ाया भी है। विद्यापति जो आपके थे प्रसिद्ध थे आपके मैथिल कोकिल की वजह से, है ना। किसकी वजह से? मैथिली। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत हमारे हिसाब से इस प्रश्न में नहीं होना चाहिए था, ठीक है। और कह सकते हैं कि ब्रज भाषा मिश्रित मैथिल था, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। देखिए, इनकी जो रचना है संपादित हो चुकी है, मतलब लिखी जा चुकी है ना, लेकिन प्रकाशित अभी तक भी नहीं की गई है ना, नहीं की गई है। तो यहां पर याद रखिएगा आपका जवाब क्या बनेगा 121 में। 121 का ऑप्शन बनेगा आपका कीर्ति पताका, ठीक है। कौन सी आपकी है? कीर्ति पताका है, जो संपादित तो हो चुकी है लेकिन प्रकाशित नहीं हुई है किसकी? तो आपकी किसकी? तो विद्यापति की है। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। क्लियर हो गया होगा, ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए थे। इस प्रश्न को हमने आपको बताया था कि विद्यापति जो आपके थे वो किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए, मैथिल कोकिल कहलाए। चलिए, पदावली, कीर्ति पताका, कीर्तिलता या उपयुक्त सभी। चलिए 122 नंबर में, 122 नंबर में अगर आप तुक्का मारोगे तो आप कहोगे कि डी हो जाएगा, लेकिन नहीं, डी कैसे हो सकता है? डी नहीं हो सकता है ना, क्योंकि एक ही आपकी होगी, वो आपकी कौन सी है? पदावली। तो विद्यापति पदावली मैथिल कोकिल कहलाए थे किस वजह से? तो आपकी पदावली की वजह से। 122 का ऑप्शन बनेगा आपका, ए नंबर आपका हो जाएगा। जो कि हमने आपको बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि जिसकी रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए वह उनकी रचना पदावली है। और इसके बारे में बताया किसमें गया था? हिंदी साहित्य के इतिहास में। किसने लिखा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। और विद्यापति की जितनी भी रचनाएं हैं, लगभग जितनी भी रचनाएं हैं, वो सभी श्रृंगार काल में, किसमें? श्रृंगार काल पर आपकी आधारित है, जिसमें नायक और नायिका में राधा और रानी के बारे में ही बोला गया, राधा और कृष्ण के बारे में ही। मिलते हैं नए वीडियो में, सभी को धन्यवाद।